इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी। तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना। तो ये है बिहार का मतलब, ये है सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब, का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं। आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात राहुल गांधी की, वो राहुल गांधी जो आज 2025 के 6वें महीने में 5वीं बार बिहार पहुंचे हैं। बिहार को लेकर के राहुल गांधी की क्या सोच है, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूं। एक तरफ बिहार असंवेदनशीलता की हर सीमा को पार करते हुए बलात्कार पीड़िता की मौत से टूटे परिजनों को बिहार सरकार के मंत्री धक्का मारते हैं, बेटे की कसम दिलाकर न्याय मांगने वालों का अपमान करते हैं। दूसरी तरफ एक भाजपा नेता मुझे अपमानित करने की कोशिश में बिहार की माताओं, बहनों और गुरुओं को अभद्र भाषा से निशाना बना रहे हैं। सत्ता की भूख ने इनकी संवेदनाएं छीन ली हैं, कुर्सियों की चमक ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं। क्या ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, शिक्षकों को सम्मान देंगे? फिर से कहूंगा, नीतीश सरकार अब न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। वो इतने पर ही नहीं रुकते हैं राहुल गांधी, वो लिखते हैं बिहार की शक्ति को है कांग्रेस की गारंटी, प्रगति की, सम्मान की, न्याय की। सभी महिलाओं को माई बहन मान योजना से 2,500 रुपए माह की समर्थन राशि सीधा उनके बैंक खातों में मिलेगी। कल गया जी, वो आज गया जी भी पहुंच गए। यहां वो कहते हैं भाजपा और नीतीश जी ने बिहार को ज्ञान की भूमि से गिराकर भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया है। बिहार वो धरती है जिसने सत्य, अहिंसा, न्याय, शिक्षा की दिशा दिखाई थी। आज यहां हत्या, लूट और डर का राज है। जिस बिहार की सोच चीन, जापान और कोरिया तक गूंजती थी, आज उसे ही अपमानित किया जा रहा है। संकल्प है, हम बिहार को उसका खोया हुआ सम्मान और स्वाभिमान वापस दिलाएंगे। राहुल गांधी आज गया गए, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर गए। वो टूटी सी झोपड़ी, मिट्टी की दीवार, एस्बेस्टस की छत, उसके बगल में एक फूस की झोपड़ी भी थी। झोपड़ी तो पूरी ही थी, लेकिन एक जिसके अंदर राहुल गांधी गए और दशरथ मांझी के पुत्र
भगीरथ मांझी के साथ उन्होंने बातचीत की, उसकी छत एस्बेस्टस से ढकी हुई थी। उसके ठीक बगल में वही झाड़ फूस वाली पुरानी झोपड़ी। महलों में रहने वाला नेहरू खानदान का वारिस राहुल गांधी, वो आज दशरथ मांझी के जिस घर में गए, शायद सत्ता पक्ष के लोगों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो कभी इस तरह के अनुभव भी उन्होंने हासिल किए होंगे। लेकिन वो राहुल गांधी ने किया, भगीरथ मांझी को गले लगा लिया। वो भागीरथ मांझी जो मीडिया से बात करते हुए यहां तक बता देते हैं कि हमारे पिताजी ने तो पूरे गांव के लिए पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया ताकि इस गांव में भी विकास की छाया पहुंच सके, विकास इन रास्तों से होकर के हमारे गांव तक आ सके। लेकिन हमारी गरीबी तो जस के तस रही। पिताजी तो देश भर में नहीं दुनिया भर में छा गए, लेकिन हमारी गरीबी वो जस के तस है। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, समाज के लिए किया, देश के लिए किया, गांव के लिए किया, बिहार के लिए किया। और जब वो ये भी कहते हैं कि जब हम इस सिलसिले में सत्ता पक्ष के लोगों से बात करते हैं, हमारी गरीबी के लिए, हमारे उस घर के लिए, उस खपड़ैल के घर के लिए, उस घास फूस की झोपड़ी के लिए, वो एस्बेस्टस की झोपड़ी के लिए, कि वहां एक कायदे का मकान तो बन जाता। उन्होंने बताया कि जीतन राम मांझी ने जवाब दिया, झोपड़ी में रहते हो तो क्या फर्क हुआ, रहो। क्या ये जवाब हो सकता है किसी केंद्रीय मंत्री का? उसी बिरादरी से निकल करके जीतन राम मांझी आज मंत्री बने हैं। और भगीरथ मांझी अगर अपने लिए एक आवास की डिमांड कर देते हैं तो उन्हें दुत्कारा जाता है कि जहां रहते हो वहीं रहो, क्या फर्क पड़ता है। ये जवाब है एक सांसद और एक नागरिक के बीच का ये संवाद है। हालांकि उसकी भगीरथ मांझी ने अंदर क्या बातचीत की राहुल गांधी से ये तो पता नहीं, लेकिन बातचीत से पहले जो उन्होंने कहा कि वो अपनी गरीबी, अपने घर के साथ साथ गया से विधानसभा का टिकट भी चाहते हैं, और ये पहली बार उन्होंने राहुल गांधी से मांगा है। टिकट मिलेगा तो चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और जीतेंगे तो जैसे पिता ने काम किया समाज के लिए, गांव के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए, वैसे ही हम भी जन जन के लिए काम करेंगे। वो अगाध प्रेम राहुल गांधी और भगीरथ मांझी का चित्र देख करके आप भी गदगद हो जाएंगे। विरले ऐसे चित्र मिलते हैं, लेकिन ये तो राहुल गांधी की पहचान है। चैतराम मोची हो, जब उनसे वो गले लग सकते हैं, उनकी दुकान पर बैठ सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनका कारोबार बढ़ा सकते हैं, तो भगीरथ मांझी भी निश्चित तौर पर उनके प्रिय हैं। जीतन राम मांझी और भगीरथ मांझी की तुलना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी से हैं। एक
देश के साथ खड़ा है, जनता के साथ खड़ा है, अपने समाज के साथ खड़ा है, एक उन सब को छोड़ करके सियासत के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, एक राहुल गांधी के साथ खड़ा है। यही तो चाहिए कांग्रेस को। ऐसे ही लोगों की जरूरत है राहुल गांधी को कांग्रेस से जोड़ने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। क्योंकि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो बिहार ही क्या, पूरा देश मजबूत होगा। फिर कोई उसे धमकी दे करके सीज फायर के लिए मजबूर नहीं करेगा। यह दीगर बात है कि सीज फायर का डंका पे बजाने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद उनका ही बैंड बज गया है, और बैंड बजाने वाला भी और कोई नहीं, उनका साथी, जिनके दम पर, जिनकी मित्रता पर के दम पर वो चुनाव जीत करके आए थे, एलन मस्क। दोनों में कांटे की दुश्मनी भी हो गई है। खैर, विषयांतर नहीं करते हैं। राहुल गांधी जब वहां पहुंचते हैं उसके बारे में क्या लिखते हैं। आज गया जी में माउंटेन मैन दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों से मुलाकात की। मांझी जी का जीवन साहस, संकल्प और इंसानी जज्बे की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने अकेले पहाड़ काट कर रास्ता बनाया ताकि उनके गांव तक जरूरी सुविधाएं पहुंच सकें। उन्होंने जिस आग और तड़प के साथ अपने गांव की बेहतरी के लिए काम किया, हमें उसी भावना के साथ पूरे बिहार की बेहतरी के लिए काम करना है। ये राहुल गांधी का संकल्प है। दशरथ मांझी के घर में। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से आम आदमी से उनके मिलने का तरीका, अच्छे अच्छे देश के रिपोर्टरों को वो रिपोर्टिंग भी सिखा रहे हैं। इसी गया जी में जब वो महिलाओं के साथ मिले, उनकी समस्याएं जाननी चाहिए, वो जो गारंटी दे रहे हैं 2,500 रुपए हर महिला, गरीब महिला के खाते में डालने की, उस पर महिलाओं की क्या सोच है। एक रिपोर्टर की तरह एक एक सवाल बड़े सलीके के साथ, एक एक सवाल। आज जो रिपोर्टर दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जैसे मालूम पड़ता है कि वो दूसरे का मुंह नोच डालेंगे, अपनी जुबान उनके जुबान में डालने के लिए, अपनी बात उनकी जुबान मुंह में डालने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। ऐसा नहीं था। एक साधारण सा रिपोर्टर जिस ढंग से बात करता है, जानकारी इकट्ठा करता है, उस तरह से वो जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। आज उन्होंने मनरेगा की सच्चाई भी जानी, हकीकत भी जानी कि किस तरह से साल भर में 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए और मिल रहा है कितना, 10 से 15 दिन। और इस मोबाइल के जरिए जो उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, जिसमें वो भाषागत दिक्कतें आ रही हैं, उसको भी समझा, महिलाओं ने समझाया। और ये भी समझाया महिलाओं ने कि मनरेगा का कार्य दिवस बढ़ाया जाना चाहिए, मनरेगा में काम करने वालों का दरमाहा भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसे उन्होंने स्वीकार किया। एक एक चीज किस तरह से महिलाएं, आप जब तक उनके बीच में जाएंगे नहीं, उनसे जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको देश के लोगों की पीड़ा, उनका दर्द, उनकी समस्या कैसे सुलझेगी। किसी महिला के पति नहीं है, दिवंगत हो गए हैं, 1-2 साल नहीं 20 साल से वो महिला किस तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रही है।
उसका भी सपना है कि उसके भी बच्चे पढ़े लिखें, अच्छे इंसान बने, अच्छा काम पाए। लेकिन नहीं, यहां इन गरीबों के लिए इस देश में क्या कोई जगह बची हुई है? यही तो राहुल गांधी कहते हैं कि देश का 95% आबादी, उसके पास कुछ भी नहीं है और 5% लोगों की तिजोरी ओवरफ्लो कर रही है। इस गैर बराबरी को मिटाना है। संविधान प्रदत्त समानता का अधिकार जो है वो ले आना है इस देश में, तब ये देश विकसित होगा, खुशहाल होगा। इसीलिए वो जाति जनगणना की बात करते हैं। बात जाति जनगणना की होने लगी तो यहां ये भी बता दें कि वो नालंदा में जब संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे अति पिछड़ों के कार्यक्रम में, तो वहां वो ये भी बता देते हैं कि आपका बजट बनाने के लिए तो आप में से कोई है नहीं। ये जो बीजेपी और आरएसएस की जो जाति जनगणना का जो मॉडल है वो भी फालतू है। उससे इस देश का कोई भला नहीं होने वाला है, इस देश के गरीबों का कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि वो वातानुकूलित कमरों में बैठ करके आईएएस अफसरों ने अपने मन से कोई सवाल रख दिए हैं। इन सवालों से वो जवाब मिलेगा नहीं। सटीक जवाब के लिए वो वैज्ञानिक तरीका अपनाना पड़ेगा। जनता के बीच जाकर के वो बताते हैं कि वो तेलंगाना में किस तरह से क्वेश्चनायर बनाए गए थे, जनता से पूछ करके, लाखों लोगों से, 3 लाख 4 लाख लोगों से पूछा गया क्या सवाल होने चाहिए। जो समस्याग्रस्त है उससे आप सवाल पूछेंगे और वो जब उसका जो जवाब आएगा वही तो असली जाति जनगणना होगी। समस्याग्रस्त लोगों को हाशिए पर डाल करके या उनको इग्नोर करके, उनको नकार करके आप जो उस पीड़ा से गुजरा ही नहीं, उसमें एक सवाल उन्होंने बताया आज, अस्पृश्यता का सवाल। वो जो आईएएस अफसर बैठ करके सवाल तैयार कर रहे हैं जाति जनगणना के लिए, क्या वो इसमें ऐसे सवालों को रख सकते हैं? क्योंकि वो तो अस्पृश्यता को कभी देखा भी नहीं, कभी अनुभव ही नहीं किया। उससे पीड़ा क्या होती है खास वर्ग को, ये वो दर्द कब समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर भी आक्रमण किया, कहा कि वो कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं और फिर कहते हैं कि बिरादरी तो यहां कोई है ही नहीं। तो जब बिरादरी कोई है ही नहीं है, कोई जाति है ही नहीं है, तो आप ओबीसी कैसे हो गए? सवाल तो जायज। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? लेकिन आज जिस ढंग से, चाहे वो गया जी में भगीरथ मांझी से मिलना हो, महिला सम्मेलन हो, या नालंदा में जब वो कहते हैं राहुल गांधी, ये सत्य, अहिंसा, शिक्षा की तपोभूमि आज क्राइम कैपिटल में तब्दील हो गई है। ये हकीकत है। केवल नालंदा ही नहीं, ये पूरे बिहार का चेहरा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा भी होगा, आए दिन की बात है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां की पुलिस, वहां का स्वास्थ्य महकमा, वहां का प्रशासन
आए दिन बेटियों की, किशोरियों की, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। काम मांगने वाले बच्चों पर लाठियां चलाई जाती हैं। इस तरह से विकास होता है क्या? ऐसे कोई देश विकसित बनता है क्या? एक अद्भुत आदमी है वो। सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालना उस आदमी की खासियत है। बच्चे बच्चियों से बात करते समय वो कितने प्रेम से बात करते हैं, जैसे लगता है कि वो उनके गार्जियन के रूप में, बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में बात कर रहे हों। सामाजिक अवधारणा किस तरह की बन गई है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उदाहरण देते हैं कि एक बच्ची मिली, वो कहती है कि वो आईएएस अफसर बनना चाहती है। क्या वो बन पाएगी? कोई कहता है हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या इस तरह से इस सिस्टम में कोई उस तबके का, कमजोर तबके का, वंचित तबके का, जो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला, स्लम्स में रहने वाले, आसपास किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर सारी सुविधाएं और स्लम्स में कोई सुविधा नहीं, ये कैसा विकास है? इन चीजों को ही वो बुनते हैं, गुनते हैं, तब उसे मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है और तभी आम सभाओं में जो जनता का दर्द राहुल गांधी के मुख से निकलता है तो वो हकीकत होता है। वो बेचारी महिलाएं जो आई थी वो ठीक से अपना दुखड़ा भी बयान नहीं कर पा रही थी, लेकिन जितना उन्होंने कहा अपने टूटे फूटे शब्दों में, उसको बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने सुना भी राहुल गांधी ने। और महिलाओं को, बच्चियों को राजनीति में आने का न्योता भी दिया। इस पर एक किशोरी ने, एक युवती ने बताया कि किस तरह से वो शक्ति अभियान से जुड़ करके, सोशल मीडिया से जुड़ करके वो आज कितनी शक्तिशाली हो गई है और वो राजनीति में आना चाहती है। इस पर वो राहुल गांधी मुस्कुराते भी हैं। कहा ना कि वक्त के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, लोगों को किस तरह की जमात है, किस तरह के लोग हैं, उनके साथ किस तरह से मिलना जुलना है, कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, अभिवादन कैसे करना है, वो शिष्टाचार, वो संस्कार रग रग में, रोए रोए में झलकता है। तभी वो लोग उन्हें जननायक के कहने लगे हैं। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसी तरह से लोक नायक भी बने, महात्मा भी बने, लोक बंधु भी बने और जननायक भी बने। क्या इसका असर तनिक भी नहीं पड़ेगा बिहार के चुनाव पर? क्या होगा ये तो पर जिस दिन चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अपने तई राहुल गांधी ने कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखी है और उन्होंने तय किया है, वक्त दे रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, आम जन से मिल रहे हैं। वही लोग
जिनकी बदौलत आज नीतीश कुमार 20 साल से वहां सत्ता में है, वही वोट बैंक जिस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भी नजर है, प्रशांत किशोर की भी नजर है, चिराग पासवान की भी नजर है, जीतन मांझी की नजर है। देखना तो यही हो है कि किसकी नजरें इनायत ज्यादा भारी पड़ती हैं, किसे जनता अपना जननायक चुन लेती है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।